हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहित गुप्ता और व्यवसाय से मैं संधि लेखाकार हूँ। संधि लेखाकार मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉमन पैरेलल में बात करें तो सही है। बेसिकली मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर जींद से बिलोंग करता हूँ और अभी गुड़गांव में रहता हूँ। मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी 2010 में कंप्लीट की। उसके बाद मैंने एलएलबी की, पीएचडी अभी मैं कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये एक मानना है कि किसी भी इंसान के ऊपर उसके परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, इवन अननोन पीपल्स का भी, कुछ कोई फेमस पर्सनैलिटीज, कोई क्रिकेटर, कोई एक्टर या किसी एक्टर की किसी फिल्म का कोई पात्र तक आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। जीवन पर भी बहुत सारे लोगों का प्रभाव पड़ा है और आज मैं उन्हीं में से कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनको सुन के शायद आपको भी याद आए कि आपके जीवन के ऊपर भी किस तरीके से दूसरे लोगों का प्रभाव पड़ता है। जब आप ये सुनते हैं कि इंसान संधि लेखाकार है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपको लगता हो कि वो एक पढ़ाई में अबव एवरेज बंदा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनसंख्या अगर हम लें, 135 करोड़ की जनसंख्या लें तो सिर्फ 3 लाख से ज्यादा 3 लाख और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंट वर्ग है ये, और अगर सही मायनों में बात करें तो होता भी है। लेकिन मैं अपने बचपन में ऐसा नहीं था। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बॉटम टॉपर्स होता था। हमेशा नीचे के 3 बच्चों में मेरा नाम आता था। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता था जिस दिन मेरी पिटाई नहीं होती थी, लेकिन 6th क्लास में हिंदी के लेक्चर में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी एकेडमिक जर्नी चेंज कर दी। हमारी हिंदी की टीचर थी, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। उन क्वेश्चनों का आंसर मैं हमेशा की तरह नहीं दे पाया या सेटिस्फाई नहीं कर पाया उनको अपने आंसरों से, और उन्होंने मुझे क्लास से बाहर मुर्गा बना दिया। शायद मेरी कोई बात उनको बहुत ज्यादा बुरी लग गई और उन्होंने मुझसे कहा कि अपने बड़े भाई को बुला के लाओ, जो मेरे ही स्कूल में मुझसे 2 क्लास सीनियर थे। मैं उनको बुला के लाया। मेरे भाई के सामने उन्होंने मेरे 2-4 थप्पड़ लगाए, लेकिन वो मेरे लिए एक आम बात थी। टीचर से थप्पड़ खाना, मेरे को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब शाम को हम घर पे थे तो मेरे भाई मुझे एक कोने में ले गया और उसने मुझसे एक बात बोली। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में जो करना है करो, लेकिन कुछ ऐसा मत करो कि मेरी भी बेइज्जती हो। मैं उस दिन वो बात नहीं समझ पाया, लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे उस बात का एहसास हुआ कि उसके बुलाकर जो मेरे थप्पड़ लगाए तो शायद मेरे ऊपर असर पड़ना चाहिए था, लेकिन उस समय मेरे ऊपर वो असर नहीं पड़ा, लेकिन मेरे भाई के ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ा। उसको लगा कि उसकी बेइज्जती हुई है, और मुझे ये एहसास हुआ थोड़े टाइम के बाद कि जो वो इंसिडेंट हुआ उसका मेरे भाई के जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मैं अपने परिवार वालों को कुछ भी नेगेटिव दूं। मैं उनको पॉजिटिव दे पाऊं ना दे पाऊं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं उनको नेगेटिव ना दूं। और उसके बाद मेरी टोटली एकेडमिक जर्नी चेंज हुई। एक ऐसा समय आया जब 9th क्लास में मैंने टॉप किया। 10th में मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था। जब हम छोटे शहर से आते हैं तो वहाँ पे अगर आप सीबीएसई में 75% से ज्यादा नंबर ले लेते हैं तो आपको मेरिट होल्डर माना जाता है। +1 में मैं स्कूल टॉपर था, +2 में मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप 3 में था और स्कूल टॉपर था उसमें भी। तो एक एकेडमिक जर्नी जो बिफोर 6th और आफ्टर 6th एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से, और शायद उस इंसिडेंट को एक अलग नजरिए से देखने की वजह से, या एक अलग नजरिए से मेरे भाई ने जब मुझे उस इंसिडेंट के बारे में बताया, तो पूरी की पूरी एकेडमिक जर्नी वहां पे चेंज हो गई। इन बिटवीन जब मैं 11th क्लास में था तो मेरा एक मेजर रोड एक्सीडेंट हुआ था। उस रोड एक्सीडेंट के दौरान बहुत ज्यादा मेरे को चोटें लगी और मुझे सरकारी हॉस्पिटल में लोगों ने पहुंचाया। वहां पर डॉक्टर ने मुझे देखते ही ये कहा कि इस बंदे के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ये तभी बच सकता है जब इसके जीवन में कोई लक्ष्य हो, इसको जिंदगी जीने की चाह हो। एक 15 साल के बच्चे के पास मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टारगेट होता है कि उसके अंदर कोई जज्बा होता है कि वो जिंदगी जीने की चाह रखता हो। मेरे पास भी, मैं फ्रैंकली बताऊं, ऐसा कोई जज्बा नहीं था। डॉक्टर का अनुमान ये था कि या तो ये बचेगा नहीं, और अगर बच भी गया तो ये 15-20 दिन 1 महीने के लिए हमारा
मेहमान बनने वाला है और उसके बाद कहीं ये अपने घर पहुंच पाएगा। शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, रात कुछ मिरेकल हुआ और अगले दिन शाम 4 बजे मैं अपने घर गया और उसके बाद 3 महीने मैं बेड पर रहा अपने घर पे। लेकिन उन 3 महीनों में मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ा लेसन लिया, और वो लेसन क्या था? दोस्ती का लेसन। जब आप मुसीबत में होते हैं तो दोस्ती टेस्ट होती है। एक बहुत पुरानी कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, तो वहां पर मैंने दोस्ती की 3 परिभाषाएं देखी। पहली दोस्ती, वो मेरा दोस्त है, मतलब जिसे मैं अपना दोस्त मानता हूं, वो मेरा दोस्त है। दूसरी परिभाषा, मैं उसका दोस्त हूं, मतलब ऐसा इंसान जो मुझे अपना दोस्त समझता है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि मैं उसे भी अपना दोस्त मानता हूं, मतलब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि हाँ मैं उसका दोस्त हूं। और तीसरा, हम दोस्त हैं, जहां पर 2 लोग आपस में एग्रीड हैं कि हाँ हम दोनों की तरफ से म्यूचुअली इक्वल फ्रेंडशिप है, हम दोस्त हैं। तो उस इंसिडेंट ने मुझे 3 चीजें सिखाई जिन्हें मैं अपना दोस्त मानता था। शायद वो मेरी उम्मीद पर खरे नहीं उतर, मुझे उस मुसीबत की घड़ी में मिलने नहीं आए, और जिन लोगों के बारे में कहता था कि हाँ मैं उनका दोस्त हूं, शायद उन लोगों ने मेरा ज्यादा साथ दिया, लेकिन उन सबके बीच एक ऐसा दोस्त भी था जिसके बारे में मैं आज तक कह सकता हूं कि हाँ हम दोस्त हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन जो मुझे जिंदगी के उस इंसिडेंट ने दिया, और लोगों को समझने की, परखने की एक ताकत दी कि दोस्ती की परिभाषा क्या होती है। जब आप किसी इंसान की तरफ जाते हैं तो आपको ये भी समझना होता है कि वो आपकी तरफ कितना आ रहा है। क्या हम दोस्त है वाली परिभाषा में आप 2 लोग एक साथ खरे उतरते हैं, नहीं उतरते, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी बीच +2 के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को। स्कूल में टॉप किया था, डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप 3 में थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरे पास कोई विजन नहीं था, कोई दिशा नहीं थी कि आगे जीवन में क्या करना है, क्योंकि मेरे पास वो विजन ही नहीं था, ना पहले ना उस टाइम पे कि अभी मुझे आगे क्या करना। उसी वक्त मेरे एक दोस्त ने, जिसके बारे में आज मैं कह सकता हूँ कि हाँ हम दोस्त हैं, शायद उस समय नहीं कह सकता था, मेरे पास आया। उसने मुझे कन्विंस किया कि मोहित जी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कीजिए, आप संधि लेखाकार कीजिए, आप ये कर सकते हैं। सिंस मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो मुझे उसका ही ऑप्शन सबसे सही लगा, और मैंने उसे ऑप्ट करने की सोची, और मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं सीए करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मेरे पिताजी बहुत हंसे, और उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया। मुझे उस समय तक ये भी पता नहीं था कि संधि लेखाकार एक्चुअली करता क्या है, लेकिन सिंस मेरे पास कुछ और टारगेट नहीं था तो मुझे वही ऑप्ट करना था। तो मेरे पिताजी ने उदाहरण दिया कि हमारे एरिया में 500-600 घरों में से सिर्फ एक ही इंसान सीए कर रहा था। कोई सीए किया हुआ तो था ही नहीं, लेकिन एक इंसान कर रहा था जिसकी उम्र लगभग 30 हो चुकी थी, आधे बाल उड़ चुके थे, और वो सीए फाइनल में एक ग्रुप में लटका हुआ था, उसकी सीए कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो मेरे पिताजी ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि शायद तेरा बच्चा इस प्रकार का हो सकता है, तो इसलिए मेरा मानना है कि आप सीए मत कीजिए और आप मेरे साथ दुकान पर बैठिए। लेकिन मैं उस समय 18 साल 17 साल की उम्र में इस पोजीशन में, या इस अपने आप को इस तरीके से तैयार नहीं कर पा रहा था कि मैं सब छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर पिताजी के साथ बैठूं। तो मैंने जिद की कि नहीं, मैं सीए करना चाहता हूं, और मैंने इस तरीके से सीए एज ए प्रोफेशन मैंने चुना। मैं दिल्ली आया, मैंने राजधानी कॉलेज में एडमिशन लिया। जिस प्रकार के मार्क्स थे मेरे राजधानी कॉलेज में, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, और जैसे जैसा समय बीतता गया शायद मैं पॉलिश होता गया। छोटे शहर से आने के बाद मेरे को 1.5 से 2 साल लगे यहाँ पर एस्टेब्लिश होने में। बहुत सारी चीजें बदली, लेकिन शायद मैं एस्टेब्लिश होता गया। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में P1 देन P2, 3 साल में आर्टिकलशिप भी बहुत अच्छे से निकल गई, और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीए फाइनल भी निकाल ली। कॉलेज में भी मैं हमेशा टॉप 3 में रहा उसके बाद पढ़ाई में, और अच्छे मार्क्स के साथ मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आलम यह था कि सीए कंप्लीट हो गई और आर्टिकलशिप के 4 महीने पेंडिंग थे। आर्टिकलशिप कंप्लीट होने से 2 महीने पहले कैंपस इंटरव्यू हुआ, कैंपस प्लेसमेंट्स हुई, और वहां पर जाकर मैंने इंटरव्यूज दिए और 3 अपॉइंटमेंट लेटर मैं अपने साथ लेके आया। और मेरे पास ऑप्शन था कि उन 3 में से मैं कोई एक भी चूज कर सकता हूँ, जिसमें से बहुत बड़ी सीए फर्म का था और 2 मल्टीनेशनल कंपनीज के थे। मैं बड़ा कन्विंस था कि हाँ 3 अपॉइंटमेंट लेटर है, अच्छा पे पैकेज मिल रहा है, जिंदगी सेट हो गई है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर भी कुछ क्लाइमैक्स है। जिस तरीके से +2 6th क्लास में जो इंसिडेंट हुआ थप्पड़ वाला, और +2 के बाद जो इंसिडेंट हुआ,
सीए चूज करने वाला। उसी तरीके से मैं एक दिन ऑफिस में बैठा अपनी आर्टिकलशिप के, और वहां पर एक सो कॉल्ड सीए थे जो बिहार से बिलोंग करते थे, मैं हरियाणा से बिलोंग करता था। हमारे साथ ईस्ट वेस्ट वाला कॉम्बिनेशन था, हमने बहुत सारे असाइनमेंट साथ में भी किए थे, लेकिन मैं उनकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट उस समय नहीं करता था। आज मैं करता हूँ दिल से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार मोहित क्या करेगा। मैंने बोला सर 3 अपॉइंटमेंट लेटर लेके आया हूँ, देखता हूँ कौन सा चूज करता हूँ, आप बता दीजिए कौन सा चूज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चौथा ऑप्शन लो। मैंने बोला सर चौथा ऑप्शन बताइए। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस करो। मैंने कहा कि सर प्रैक्टिस करेंगे लेकिन अभी नहीं सर, 5 साल बाद थोड़ा सा सेट हो जाए, मार्केट समझ ले। तो उन्होंने कहा कि मार्केट समझना क्या है, 3 साल से आर्टिकलशिप कर रहे हो, मार्केट आपके हाथ में है। मैं उनकी बात नहीं समझना समझना चाहता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली जिसको मैं सुनने को विवश हो गया। उन्होंने कहा कि मोहित आज तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मुझे लगा वो मेरी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, कॉस्टिंग की नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कि सर आज मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4,000 रुपये महीना है, 50,000 पे साल मोटा मोटी लगा सकते। कहता अगर ये इनमें से कोई भी एक जॉब पकड़ लेते हो तो आपकी 1 साल बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। मैं बोला सर 70 से 75,000 रुपये महीना तो हो ही जाएगी। कह रहा कम रिस्क किसमें। मैं बोला सर बच्चा भी बता दे, 4,000 महीने वाली में कम रिस्क है, 75,000 रुपये वाली में ज्यादा रिस्क है। कह रहा तो फिर आप कम रिस्क वाला ऑप्शन क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे और 5 साल बाद ज्यादा रिस्क वाला ऑप्शन क्यों ऑप्ट कर रहे हैं। ये बात सुन के मेरा दिमाग ठुमका। मैं घर गया, मैं रात को सो नहीं पाया, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही एक 4th ऑप्शन मेरे सामने खड़ा कर दिया कि क्यों ना मैं प्रैक्टिस का ऑप्शन चूज करूं, क्योंकि आज के दिन में ज्यादा कुछ नहीं कमाता हूं। अगर प्रैक्टिस इन एनी केस मेरे को स्ट्रगल भी करना पड़ा 1 साल 2 साल, तो शायद प्रैक्टिस अच्छे से जम जाए। और मान लीजिए 1 साल प्रैक्टिस नहीं चली और मैं जॉब में जाना चाहता हूँ, तो उस समय जब मैं 2010 की बात कर रहा हूँ तो जॉब का इतना क्राइसिस नहीं होता, नौकरी मिल जाती थी ठीक ठाक, पे ऑफ कैंपस भी आपको सही से मिल जाती थी। तो मेरे सामने एक और ऑप्शन उन्होंने खड़ा किया जिसने मेरे को हिला के रख दिया। मैंने मॉर्निंग में अपने ब्रदर से बात की और उसने मुझसे सेम बात कही कि प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस से ज्यादा मजा किसी भी चीज में नहीं। तो उस एक डिसीजन ने, उस एक वार्तालाप ने, 2 मिनट की वार्तालाप ने मेरा पूरा कैरियर चेंज कर दिया। मैंने अपना डिसीजन लिया लेकिन उनसे बात करके लिया, और उस एक डिसीजन ने मेरा पूरा कैरियर चेंज कर दिया। उससे पहले हो सकता है कि अगर मैं जॉब में जाता तो वहां पे कुछ अच्छा कर रहा होता, लेकिन वो एक अलग तरीके का कैरियर होता, एक अलग तरीके की। मैंने अपना डिसीजन लिया, प्रैक्टिस जमाई, और सिंस मैंने आपको बताया कि मैं छोटे शहर से आता हूँ, अकेला रहता था, 16-18 घंटे में काम करता पढ़ता, और उस दिशा में मैं आगे बढ़ा। और कहीं ना कहीं आज मैं पाता हूँ कि वो डिसीजन मेरा बिल्कुल ठीक था। मुझे कभी भी लाइफ में एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो डिसीजन मैंने गलत लिया। मैंने अपनी प्रैक्टिस जमाई, अपनी मेहनत से जमाई, लोगों की गाइडेंस से जमाई, लेकिन मेहनत आपकी खुद की ही होती है। उसके बाद मुझे लगता है कि जो मैंने LLB करने का डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। एकेडमिकली नहीं, प्रैक्टिस में नहीं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग। क्योंकि मैंने जितने दोस्त LLB ज्वाइन करने से पहले जिंदगी में बनाए थे, जिनके बारे में मैं कह सकता था कि हाँ हम दोस्त हैं, उससे ज्यादा दोस्त मैंने सिर्फ और सिर्फ उस LLB के 3 साल की कोर्स के दौरान बना दिए। तो वो जो मैंने आपको बताया, एक 15 साल का बच्चा जो सोचता था कि हाँ हम दोस्त है वाली परिभाषा के दोस्त कब बनेंगे, कितने बनेंगे, वो परिभाषा के दोस्त मुझे वहां मिले, या आप कह सकते हैं कि वहां जाके मुझे रियलिटी में वो एक मापदंड मिला जिससे मुझे पता लगा कि हाँ हम दोस्त है वाले मापदंड में कौन कौन खरा साबित होता है। ये जो मैंने आपको उदाहरण बताया अपनी 6ठी क्लास का, देन मैंने आपको बताया कि जब मेरे को चोट लगी, और देन जब मैंने आपको बताया +2 के बाद का, और जब मैंने आपको बताया प्रैक्टिस जो मेरा करने का डिसीजन था, या LLB में मुझे क्या मिला, ये सभी के सभी डिसीजंस मुझे दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से, उनकी बातों से मुझे मिले। इन बिटवीन एक ऐसा भी वाकया हुआ जो मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन मेरे बारे में हुआ, लेकिन उसे जब मैं सोचता हूँ, जब याद करता हूँ, तो मुझे बड़ा गर्व फील होता है। मेरे पिताजी जब पहली बार मेरे प्रिंसिपल से मिले, जिनके अंडर मैंने आर्टिकलशिप की, तो मेरे प्रिंसिपल ने बड़ी तारीफ की मेरी कि लड़का बहुत मेहनती था जी, अच्छी पढ़ाई की और अपनी प्रैक्टिस करता है, बहुत अच्छा लड़का है। तो मेरे पिताजी ने उनको जो जवाब दिया वो ना सिर्फ मुझे गौरवान्वित करता है, लेकिन मेरे गुरु को भी, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, मैं उनको भी बहुत गौरवान्वित करता है वो जवाब। उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा कि जी मेरे पास तो एक पत्थर था और मुझे उस पत्थर की वैल्यू नहीं पता थी कि ये पत्थर सोना है, चांदी है, हीरा है, या फिर एक चूनी मिट्टी का पत्थर है।
मैंने उस पत्थर को आपको दे दिया और आपने उस पत्थर को तराश दिया। आज उस पत्थर में हीरे जैसी चमक है। मैं नहीं जानता कि हीरा है, लेकिन उस पत्थर में आज हीरे जैसी चमक है। और आप जोरी हो, आप ही बता सकते हो कि वो हीरा है या फिर नकली चमक है। तो जब ये जवाब उन्होंने मेरे पिताजी ने मेरे गुरु को दिया, तो कहीं ना कहीं उनको भी बहुत प्राउड फील हुआ। और जब ये बात मुझे पता लगी कुछ समय बाद, तो मुझे भी बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं दो ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ जो सेल्फलेस लोग हैं, जो किसी भी चीज का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना चाहते बल्कि दूसरों को देना चाहते हैं। और वो चीज मैंने उन दोनों से सीखी कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने किया, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू शेयर द क्रेडिट्स एंड ऑलवेज गिव क्रेडिट टू अदर्स। तो ये मेरे वो जीवन के इंसिडेंट्स थे जो मैंने दूसरों के संपर्क में आकर मेरे जीवन में जो डिसीजंस बदले। लेकिन साथ के साथ मैं थोड़ा सा पेट्रियोटिक आदमी भी हूँ और मुझे ये मेरा ट्रिगर पॉइंट भी है। जितनी बार मैं जीवन में डाउन जाता हूँ, मैं हमेशा अपने ट्रिगर पॉइंट के पास जाता हूँ। मीन्स मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जिस देश में लोगों की इतनी आस्था है, क्या पत्थर पर राम लिखकर पानी में डाल दो और वो पानी में तैर जाए, और उस देश में क्या मैं ये सिचुएशन फेस नहीं कर सकता? चाहे मैं किसी भी XYZ सिचुएशन में हूँ, जहाँ पे मैं कोई डिसीजन लेना है, कोई सिचुएशन है, किसी को फेस करना है और मैं अपने आप को डाउन समझता हूँ, तो उस केस में यही एग्जांपल्स मेरे माइंड में आते हैं कि लोगों की आस्था, जहां पर एक इंसान का ये विश्वास है कि उसकी चिड़िया उसके दुश्मन के बाज को हरा सकती है, और उस देश में मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये सिचुएशन फेस नहीं कर सकता, जहां पर एक 23 साल का आदमी भगत सिंह हंसते हंसते फांसी को चूम लेता है, सिर्फ ये सोच के कि आने वाला भविष्य मेरे देश को आजादी देगा। क्या मैं ये छोटी सी सिचुएशन फेस नहीं कर सकता, जहां पे 2 बच्चे पैदा करने के बाद हिंदुस्तान को वर्ल्ड चैंपियनशिप जितवा देती है? मैं मैरी कॉम की बात कर रहा हूँ। क्या उस देश में मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं ये छोटा सा काम नहीं कर सकता? क्या मैं उस इंसान को फेस नहीं कर सकता, या मैं ये सिचुएशन फेस नहीं कर सकता, या मैं ये फेलियर फेस नहीं कर सकता, जहां पर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? तो क्या मैं ये छोटी सी सिचुएशन फेस नहीं कर सकता? जब मैं इन चीजों के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे अंदर वो एनर्जी दोबारा आ जाती है कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रिगर पॉइंट आपके भी हो सकते हैं। मैं अपनी मातृभूमि से प्यार करता हूँ, वो मेरे अंदर एक जोश जज्बा भर देता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके अंदर भी भरे। लेकिन आपके भी अपने ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं, माता पिता, भाई, दोस्त। वो ट्रिगर पॉइंट्स आपको याद दिलाते हैं कि हाँ, आप ये कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके बाद सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं, लेकिन वो आपको करने की ताकत देता है, फेलियर सहने की ताकत देता है, आपको एग्जाम देने की ताकत देता है। तो मैं सिर्फ अटल बिहारी जी के उन्हीं शब्दों के साथ अपना ये विवरण क्लोज करूंगा कि एक बार किसी लुटियन पत्रकार ने, क्योंकि उनकी आदत है कि हमेशा किसी भी तरीके से रूलिंग पार्टी के नेता को परेशान किया जाए, तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 1999 में 22 पार्टियों के गठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, कारगिल वॉर हुआ, पोखरण टेस्ट किया, पार्लियामेंट अटैक भी हुआ, तो उनसे एक बार किसी लुटियन पत्रकार ने पूछा कि साहब, आप इतनी सहजता के साथ, इतनी विनम्रता के साथ सारे फैसले कैसे ले लेते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हर इंसान के अंदर हर किस्म का ज्ञान नहीं होता, लेकिन अगर आपके अंदर एक भावना है, अपनी मातृभूमि से निस्वार्थ प्रेम, तो वो भावना आपको जीवन में कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करती है। दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जीवन में कोई फैसला लें, तो अपनी मातृभूमि और अपने परिवार के बारे में सोच कर लें। अगर आपको लगता है कि आपका ये फैसला आपके परिवार के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, आपके लिए बिल्कुल सही है और देश का कानून भी आपको वो फैसला लेने की इजाजत देता है, क्योंकि वो कानूनी होना भी बहुत जरूरी है, तो आप वो फैसला जरूर लीजिए। मेरा ये मानना है कि माता पिता का स्थान हमेशा सबसे ऊपर है। हमारे पड़ोस में हमेशा हमें ये शिक्षा देते थे कि अगर आप अपनी खाल के चप्पल बनाकर भी अपने माता पिता को पहना दें, तो वो भी उनके एहसानों के बदले 1% भी नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है आपको पैदा करके, आपको बड़ा करने में। और आज आप जहां भी हैं, या जीवन में आप जहां भी होंगे, तो अपनी माता पिता की बदौलत ही होंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने पेरेंट्स के अगर साथ रहते हैं तो भी, और अगर दूर रहते हैं तो भी। मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहता हूँ क्योंकि वो मेरे होम टाउन में रहते हैं, मैं यहाँ गुड़गांव में सेटल्ड हूँ। आप चाहे अपने पेरेंट्स के साथ रहें या दूर रहें, उनके साथ आपके विचारात्मक मतभेद हो सकते हैं, उनसे विचार नहीं मिलते, आप उनसे अलग रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके जितने भी फैसले हैं वो उनके हित में
और आपके हित में, दोनों के हित में होने चाहिए। आप उनके हितों को हटा नहीं सकते, उनका जो एहसान है वो आप मरने तक भी चुका नहीं सकते। मेरा यही मानना है दोस्तों। और मैं हमेशा जीवन में कोई भी फैसला लेता हूँ तो इन्हीं दोनों मापदंडों पर नाप कर लेता हूँ। चाहे वो आपके साथ हो, चाहे वो आपसे दूर हो, उनका आशीर्वाद हमेशा ही आपके साथ रहता है। और मेरा यही कहना है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।